डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव जी को उनका उद्बोधन के लिए। ये बोलने वाली है अंग्रेजों के आने से पूर्व जनजाति की स्थिति को। थैंक यू डॉक्टर घोष। इस सत्र के अध्यक्ष श्री मनोज श्रीवास्तव जी, डॉक्टर धर्मेंद्र, डॉक्टर मिश्रा, शोध संस्थान के डायरेक्टर्स और वरिष्ठ डायरेक्टर्स जिनके नाम मुझे ज्ञात नहीं है, साथ ही मेरे विद्वान साथीगण, शोधार्थी एवं विद्यार्थी, कल से इस वर्कशॉप का उद्घाटन सत्र से लेकर अभी तक हमने बहुत सारी डिफरेंट काइंड की बातें जनजातियों के बारे में सुनी और जनजाति के विभिन्न पक्ष, जैसा कि इस वर्कशॉप का मिश्रा जी ने विषय निर्धारित किया है, न्यू डायमेंशंस, नए आयाम। मैं कोशिश करूंगी कि जो हमारे विद्वान स्पीकर्स वगैरह ने जो परिचयात्मक और विश्लेषणात्मक बातें की, उससे कुछ अलग बातें आपके समक्ष रखूं। सबसे पहले मैं वर्ल्ड मैप पे हमारी मध्यवर्ती भारत को दिखाना चाहती हूँ। मिस सरिता, प्लीज फर्स्ट स्लाइड। इसमें अगर हम देखें, इस पे एक और क्लिक करिए, जूम होगा ये। जब यूनाइटेड नेशन ने यूएन डिक्लेरेशन ऑफ एबोरिजिनल्स राइट के बारे में बताया, तब मध्य प्रदेश को विशेष तौर पर, मध्यवर्ती भारत को इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़ विशेष तौर पे हाईलाइट किया। और जितनी भी मुख्य ट्राइब्स हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे साथी ने अभी बहुत ही अच्छे तरीके से एक परिचय दिया है कि कितनी अधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में हैं। और मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विशेष तौर पे मध्य प्रदेश लैंड ऑफ ट्राइब कहलाता है। और कौन कौन सी ट्राइब है? भील सबसे अधिक ट्राइब यहाँ पर रहती हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन चूंकि मध्यवर्ती भारत की अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं, और छत्तीसगढ़ को इंक्लूड करते हैं तो ये परसेंटेज और ज़्यादा बढ़ जाता है। करीब 47 और 42 के करीब जनजातियाँ यहाँ पर निवास करती हैं। मुझे विषय दिया गया है स्वतंत्रता के पूर्व जनजातियों की स्थिति। कल बीज वक्तव्य में डॉक्टर कपिल तिवारी ने बहुत अच्छे से एक चीज एक यहाँ पर अपना विचार प्रकट किया और शेयर किया। मैं भी उससे सहमत हूँ। हालांकि उसके लिए कोई विशेष प्रयास करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ स्थितियां इस तरह की बिगड़ती चली गई स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश रूलर के टाइम की, जहां जिस तरीके से पूरा देश हमारा डिस्टर्ब हुआ था, उसी तरह से जनजाति भी डिस्टर्ब हुई। वो हमारे देश का कोई अलग हिस्सा नहीं थी, लेकिन चूंकि उनकी संस्कृति विशिष्ट थी, इसलिए वो प्रकृति के बहुत नजदीक थे। प्रकृति के बहुत नजदीक होने से सबसे ज्यादा प्रभाव अगर डिस्टर्बेंस का ब्रिटिश शासकों का हुआ तो आदिवासियों के ऊपर ही हुआ। नेक्स्ट प्लीज। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हाईएस्ट पॉपुलेशन ट्राइबल है, ये बताता हुआ मैप है। नेक्स्ट प्लीज। इनकी कस्टम्स का, यानी ट्राइब, हमारी विशिष्टता भरी संस्कृति का मजाक उड़ाना, हमारी ट्राइब, इनके लैंड राइट्स का दोहन करना, खुद जो जंगल के राजा कहे जाने वाले आदिवासी थे, उन आदिवासियों को उन्हीं के जंगलों में दास की श्रेणी पर ले आना, इनके अंदर एक विद्रोह का जन्म हो गया। और इस विद्रोह ने, क्योंकि उनके संसाधन, उनका जीवन, पूरा उनका जीवन यापन वनों पर टिका हुआ था, प्रकृति के सानिध्य में वो रहते थे, इसलिए उनके पास रिवोल्ट करने के अलावा और कोई चारा नहीं रहा। समय समय पर ये सारे रिवोल्ट हुए, जिसमें हमारा, हम देख सकते हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी रिवोल्ट भी हुआ, और छोटा नागपुर में ट्राइबल रिवोल्ट अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पंचायत हुआ। और नेक्स्ट प्लीज।
और ये सारे हम रिवोल्ट देख सकते हैं। ईस्टर्न मध्य प्रदेश में मुरिया गॉन्ड रिबेलियस कंडीशन है। ये सारी कंडीशन हमको स्वतंत्रता के पहले की दिखाई देती है। जितने भी कारण हैं, उन कारणों को अगर हम समेकित रूप में देखें, नटशेल में देखें, तो लैंड राइट्स थे, उनके भूमि के अधिकार, फॉरेस्ट रिसोर्सेस थे, उनकी जो सोशल कस्टम्स थी, खास तौर पे वो अपनी लैंड को, अपनी जमीन को जिससे कृषि करते थे उसको माता के रूप में मानते थे। हल चलाना वहां पर बुरा माना जाता था। इसलिए मध्य प्रदेश में, हालांकि इंटरनेशनल लेवल पे इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम दिया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसको जूम कल्टीवेशन और एक और टेक्निकल इसका नाम है बरसा नाम है इसका। इस कल्टीवेशन का विरोध करने पर जनजातियों के अंतर्गत एक विद्रोह की भावना ने जन्म लिया। साथ ही एक्सप्लॉयटेशन तरह तरह के उनके हुए, जिनका मैं आगे चल के वर्णन करूंगी। नेक्स्ट प्लीज। इन्हीं रिवोल्ट में, नेक्स्ट प्लीज, हमें ये सीताराम राजू देखने को मिलते हैं जिन्होंने इंडियन मूवमेंट के लिए काम किया। तो ये अलग कहाँ है? हमारी भारतीय संस्कृति इनकी एक विशिष्टता भरी थी। ये हमारी भारतीय जनसंख्या से अलग कहाँ है? नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। आज हम दावा करते हैं, घुरियने ने कहा है कि ये पिछड़े हिंदू हैं। हम ये कहते हैं, आज जिन क्लब्स की बात हम करते हैं जहां जीवन साथी चयन के लिए हमें युवा स्त्री और पुरुष को मौका दिया जाता है, लड़के और लड़कियों को मौका दिया जाता है, ऑलरेडी झाबुआ के भगोरिया मेला हो या युवा ग्रह हो, यहाँ पर ऑलरेडी एक दूसरे को समझने के लिए ये सारी बातें आज से नहीं, बहुत पहले से देखने को हमें मिलती रही है। नेक्स्ट, ये आप देखिए एक ओरिजिनल घोटुल का फोटो है जिसमें कि युवा एक साथ मिलकर सांस्कृतिक, जो हमारी आधुनिक शैली में जिसे हम क्लब्स कहा कहते हैं, उसी तरह का एक ये सांस्कृतिक एस्पेक्ट है इनका, जिसमें एक दूसरे को समझकर बहुत ही परिपक्व वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने का काम करते हैं। और ये स्वतंत्रता के पूर्व से चला आ रहा है। जैसा कि हमारे पूर्व में जो वक्ता है उन्होंने बताया कि घोटुल के बारे में वेरियर एल्विन ने काफ़ी ऐसी बातें लिखी किताबों में जिसमें कि उनको काफ़ी अपमानजनक, जो लोग पढ़ने लिखने के शौकीन थे और जो विकसित हो चुके थे, उन लोगों को जब इन बातों का पता चला तो उनके अंदर एक विद्रोह की भावना और अपमानजनक भावना आई। नेक्स्ट, ये भी एक दूसरा दृश्य है जहाँ पर युवा ग्रह के नाम से आदिवासी अपना उत्सव मना रहे हैं। नेक्स्ट, आदिवासियों के ही एक दूसरे पहलू पर मैं निगाह डालना, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी। इथनो मेडिकल प्लांट्स, आज हम बात करते हैं कि कोई विशिष्ट बात करी जाए उनके बारे में, तो विशिष्टता यह है कि उनके पास जो अद्भुत संस्कृति है उनकी, एथनो मेडिकल प्लांट्स, जिनके बारे में आज जरूरत है। आज नए आयाम ढूंढने के लिए यह वर्कशॉप हमने आयोजित की है। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि उनकी जो संस्कृति है, अगर हम यूनाइटेड नेशंस के एब ओरिजिनल राइट्स जो 2007 में यूएन डिक्लेरेशन में जनरल असेंबली द्वारा एक्सेप्ट किया गया और एक्सेप्ट करके इंडिया भी उसमें एक सिग्नेटरी है, उसको माना गया। और ये हम लोगों ने वहाँ शपथ ली है ऑब्लिगेटरी वे में कि हम इनको डिग्निटी, लिबर्टी और स्वतंत्र, इक्वलिटी, डिग्निटी और लिबर्टी देंगे। तो ऑलरेडी वो लिबरल थे, अपनी संस्कृति उनकी थी। उस संस्कृति को आवश्यकता आज नए आयाम के तौर पे इस तरीके से उभारने की है जिस तरीके की ये दुर्गावती विश्वविद्यालय इस तरीके के अध्ययन कर रहा है। आज अगर हम उन्हें उद्योग में शामिल करें
क्या जरूरत है कि हम उन्हें फॉर्मल एजुकेशन में ही लेके जाएं? हम क्यों नहीं उनकी भाषाओं का विकास करते? क्या अभी तक देखने को नहीं मिलता। यहीं पर मैं अपना एक प्रैक्टिकल अनुभव आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरा मुख्य कार्य शोध कार्य अपराध पर है। भारत सरकार की जेल एडवाइजरी कमेटी की सलाहकार सदस्य होने के नाते फॉर्चुनेटली मुझे करीब करीब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सभी जेलों का भ्रमण करने का मौका मिला। हमारे साथी ने बहुत अच्छी व्यवस्था बताई कि इनकी खुद की दंड व्यवस्था है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सीधे साधे ट्राइब्स अपनी ही परंपराओं का निर्वाह करने में एनडीपीएस एक्ट में या अन्य दूसरे एक्ट में आरोपी बनकर जेलों में शिकार हो रहे हैं। नक्सलवादी अपने खुद के मंसूबे पूरे करने के लिए, चूंकि ये संवेदनशील मुद्दा था मित्रों, इसलिए मैं असमर्थ हूं कि वो स्लाइड्स यहाँ पर नहीं दिखा सकती। नक्सलवादी आदिवासी महिलाओं से विवाह करके जो कंप्यूटर की ज्ञाता हैं या नर्सेज हैं, उनको दंतेवाड़ा की जेल में मैंने जाकर देखा कि वहां उनके ऊपर पूरे तरीके से अधिग्रहण करके विवाह करके अपने मंसूबे पूरे करके कार्य करवा रहे हैं। आज अगर नए आयाम की जरूरत है तो मेरे ख्याल से प्रशासन को और आपराधिक न्याय प्रशासन में गोंडी जो जिस भाषा का उस जोग्राफिकल एरिया में खास तौर पे काम है, वहां पर उसको विकसित करने की जरूरत है, वहां उनको समझने की जरूरत है, वहां उनको एनडीपीएस एक्ट के अंदर रखने की जरूरत नहीं है। कोरबा में एक ट्राइब से हमने पूछा, जब माननीय प्रधानमंत्री के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में उनके रिहेबिलिटेशन कार्यक्रम के लिए हम जब वहां गए और जब हमने उनसे बात करी कि अच्छा ये बताओ कि यहाँ से छूटने के बाद तुम क्या करो, तो उनकी सरलता वाकई दिल को छूने वाली थी। उसने कहा फिर चोरी करूंगा साहब। मैंने कहा अच्छा फिर तुम्हें सजा हुई, फिर क्या करोगे? कहने फिर चोरी करूंगा। कितने बार आ चुके हो तुम यहाँ? यहाँ मैं 11 बार आ चुका हूँ साहब, 12वीं बार भी आऊंगा। मेरे पास कोई साधन ही नहीं है, कैसे अपने जीविकोपार्जन करूंगा? आपकी जो नई चीजें हैं वो हमें समझ में आती नहीं, और अगर नई भी आती भी हैं वो अपना जीविकोपार्जन करते भी हैं उद्योग के माध्यम से, इस तरह की कृषि के माध्यम से, तो सो कॉल्ड डेवलप्ड सोसाइटी जाकर उनके इन राइट्स को ग्रैब करती है, उनका अतिक्रमण करती है और वो वैसे ही निर्धन बने रहते हैं। तो मेरे ख्याल से इस वर्कशॉप का में एक आयाम, इस पर हमें सबको विद्वान जन को विचार करना चाहिए कि उनकी भाषाओं का, तब जेल प्रशासन को ये निर्देश दिए गए कि जेल अधिकारी कम से कम गोंडी भाषा को समझें। कहने को मानव अधिकार दुनिया भर के हैं, लेकिन वहाँ तरह तरह की भाषा, वहाँ पूछिए जाके गोंडी भाषा के अलावा उन्हें कुछ भाषा नहीं आती। और नक्सलवादी गोंडी भाषा का विकास करके, समझकर और उस भाषा में बात करके उन लोगों से अपने मनचाहे कार्य करवा रहे। क्योंकि कल हमारे बीच वक्तव्य जिन हमारे मुख्य वक्ता ने दिया था, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि भाषा पूरी संस्कृति को अपने आप में साथ में लेकर चलती। किसी व्यक्ति को किस चीज की आवश्यकता है, इन आदिवासियों को किन चीजों की आवश्यकता है, किस तरीके से उनका सही विकास हो सकता है, इन तमाम चीजों को तभी समझा जा सकता है केवल गोंडी नहीं, बल्कि अपने अपने जोग्राफिकल एरिया में, खास तौर पे मध्यवर्ती भारत में हम उनकी भाषा को समझें, उनके उद्योग को समझें, उसका कमर्शलाइज यूज न करके, बल्कि हमें ये करना है कि उनको उनकी ही तरीके से विकास करने दें। यूनाइटेड नेशन का जो राइट ऑफ एबोरिजिनल है, उसमें डिग्निटी, लिबर्टी और इक्वलिटी का राइट तभी होगा जब हम उनकी संस्कृति का सम्मान करें, वो उनकी रियल डिग्निटी होगी। इक्वलिटी तभी होगी जब हम उन्हें कम ना समझें, अपने समान समझें। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान ने ऑलरेडी ये राइट दे रखा है, लेकिन क्या हम उन्हें पिछड़े, जैसे कि हमारे बहुत बड़े न विज्ञानी ने कहा है, पिछड़े हिंदू क्यों पिछड़े? अगले होने का क्यों हम दावा करें? उनकी संस्कृति अपने आप में एक विशिष्ट संस्कृति है, घोटुल है,
उनकी अपनी बोली है, उसको हम दूसरी भाषाओं की तरह ही क्यों नहीं अपना सकते? क्या हम छत्तीसगढ़ी भाषा को पिछड़ी भाषा कहते हैं? क्या हम हिंदी भाषा को पिछड़ी भाषा कहते हैं? नहीं कहते। ये भाषा का इसे अधिकार है। उसी तरीके से हमें इनके उद्योगों का, इनकी वेशभूषा का और इनकी जितनी भी कंपोनेंट कल्चरल हैं उन तमाम का रिस्पेक्ट करते हुए इनकी समस्या को इनके ही तरीके से समझना चाहिए। अच्छा तब होगा जब हम आदिवासियों के लिए एक शोध संस्थान मध्यवर्ती भारत में खोलें, जहां पर आदिवास में एम.एन. श्रीनिवास के हिसाब से संस्कृताइज होकर जो आदिवासी अपने आप ही ऑटोमेटिकली जो विकसित हो चुके हैं, जिसे अपन सो कॉल्ड विकास कहते हैं, सो कॉल्ड एजुकेशन कहते हैं, उस तरीके से अगर वो फॉर्मल एजुकेशन ले चुके हैं, इन्हीं बच्चों को हमें न किसी अफसरी और किसी कंपटीशन के लिए ले जाने की जगह उनके ही अपने साथियों के विकास में फिर से उनको संलग्न करना चाहिए, ताकि उन्हें अपनापन महसूस हो सके, ताकि उन लोगों को जो एक नए समाज में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो न करके बहुत ही सहज भाव से इनकी संस्कृति को बहुत अच्छे तरीके से लेके आगे चले। यहाँ मैंने कुछ देखिए आप, ये निवाड़ मंडला डिस्ट्रिक्ट में इतनी इम्पोर्टेंट इनकी एथनो बॉटनी करके एक सब्जेक्ट है। हायर एजुकेशन में हम लोग एक चीज बताए जा रहे हैं। सिलेबस लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट में हम आदिवासी भाषाओं को परिचय क्यों नहीं देते? हम उनकी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में हम उनकी समस्या को एक ही किताब से लगातार बताए जा रहे हैं, हम क्यों नहीं उनकी नई समस्या को पढ़ते? एंड मैंने रायपुर प्रिजन में एनडीपीएस एक्ट में जो वो तो ताड़ी बेच रही है, वो तो सिंपल अपनी कल्चरल कंपोनेंट कर रही है, पता नहीं चला कब कौन एक शातिर माफिया आके उनको कोई ड्रग दे जाता है और वो एनडीपीएस एक्ट का शिकार हो जाती है। क्यों प्रशासन की तरफ से एनडीपीएस एक्ट में उनकी लोकल ताड़ी को एग्जम्पशन नहीं रहता? क्यों हम उन्हें सिविलाइज करने के पीछे पड़े हुए हैं, उनकी जब अपनी संस्कृति? ये कुछ प्रश्न हैं। मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन विद्वान जनों से मेरा आग्रह है कि वो इन विषयों पर, इन मुद्दों पर सोचे, तभी जाकर मेरे ख्याल से कुछ नए आयाम खुलेंगे और हम अपने जनजातीय इस बहुत ही यूनिक कल्चर को सेव कर सकेंगे, प्रोटेक्ट कर सकेंगे और शायद हम ये कह सकें कि हमारे इंडिया में, मध्यवर्ती भारत में जो ट्राइबल लैंड है ये बहुत ही यूनिक है और वी आर मेंटेनिंग दैट कल्चर। धन्यवाद, आप सबने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए थैंक यू।